Assalamualaikum everyone. Today I am starting my video series on hematology. तो let's start with इस introduction. hematology क्या है? hematology is the study of blood and blood disorders. hematology में ना हम blood के तमाम aspects के बारे में पढ़ते हैं. इसकी properties क्या हैं, इसकी composition क्या है और इसके functions क्या हैं, और इससे related तमाम disorders के वो कौन कौन से होते हैं, उनकी causes क्या होती हैं और वो किस तरह से human health को affect करता है. So let's start with the blood. ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? ये कनेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, ठीक है. हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से क्या करता है? O2 ऑक्सीजन कैरी करता है और दोबारा हार्ट की तरफ आता है, और हार्ट से फिर कहाँ जाता है? आर्टरीज़ की तरफ, ठीक है. तो इस तरह ये एक कनेक्शन बना देता है हार्ट का, लंग्स का, आर्टरीज़ का और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का. ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन विच लिविंग सेल्स हमारे क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं. जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं नॉन लिविंग पोर्शन में, जो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज़ द ओनली फ्लूइड टिश्यू. जो ब्लड है ना वो हमारी बॉडी में वाहिद एक ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में है, और बाकी सारे क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है. इट इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड. ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कैसे है? मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो ऑक्सीजन लंग्स से लेता है, हार्ट तक पहुंचाता है, और वाइस वर्सा वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में लेके वो वापस लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे वो रिमूव हो जाती है हमारे लंग्स के ज़रिए ना. नेक्स्ट है, इट कैरी वाइटल सब्सटेंसेस टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये क्या करता है? डिफरेंट वाइटल सब्सटेंसेस को बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है. अब वाइटल सब्सटेंसेस कौन से हैं? जैसे हमारा ग्लूकोज है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वो लेता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स लेता है, और वो जहाँ रिक्वायर्ड उसकी प्लेस होती है वहाँ उस तक पहुँचाता है उसको, ठीक है. नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट है पीएच. ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45, जो कि अल्कलीन है. अल्कलीन है, और अल्कलीन क्यों है? ये बायोकार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से अल्केन है. ब्लड में क्या मौजूद होते हैं? बायोकार्बोनेट्स, जो इसकी पीएच को अल्कलीन बना देते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में. ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब हमारा ये हायर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और ये 1 डिग्री हायर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ विस्कोसिटी. ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है? उसकी थिकनेस क्या होती है? वो होती है 3.5 टू 5.5. ये वाटर से ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है ज़्यादा. और इसकी जो विस्कोसिटी है, जो इसकी थिकनेस है, वो डिपेंड किस पे करती है? ब्लड सेल्स पे, कि ब्लड में ब्लड सेल्स की अमाउंट क्या है, और जो प्लाज्मा है उनमें प्रोटीन्स कितने हैं, उनकी क्या वॉल्यूम है, उनकी क्या क्वान्टिटी है. द फोर्थ वन इज़ कलर. ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर डिपेंड करता है ऑक्सीजन कंटेंट पे, कि ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी मौजूद है. अगर ब्लड आर्टरीज़ में होगा तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा. आर्टीरियल ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है, और जो वीनस ब्लड होता है, जो वेन्स में ब्लड मौजूद होता है, वो डल रेड कलर का होता है. सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ वॉल्यूम. ब्लड का वॉल्यूम हमारी बॉडी में क्या है? 4 टू 6 लीटर. इसमें रेंज करता है कि हम 4 टू 6 लीटर में डिफरेंट ह्यूमंस में रेंज करता है, लेकिन होता है 4 टू 6 लीटर के दरमियान में. और ये हमारी बॉडी का टोटल 8% ऑफ बॉडी वेट बनाता है. जब हम एक ह्यूमन का बॉडी वेट करते हैं ना, जितना भी उसका वेट हो, फॉर एग्जांपल अगर 50 kg किसी का वेट है, तो उसके 50 kg में से जो 8% होगा ना, वो उसका ब्लड का वेट होगा. सो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बनता है? फॉर्म्ड एलिमेंट से और प्लाज्मा से. फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% मौजूद होते हैं, और जो प्लाज्मा है वो 55%. प्लाज्मा जो है ना वो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, जो ब्लड को फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करता है, ठीक है. और इस प्लाज्मा में 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वो सस्पेंडेड होते हैं. अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लें, इनकी शेप देख लें. तो ये बायोकनकेव डिस्क्स हैं, वो मैं नेक्स्ट भी आपको बताती हूँ. फर्स्ट है आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. मेल में इनकी क्वांटिटी क्या होती है? 4.7 टू 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और फीमेल में 4.2 टू 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर. यानी एक माइक्रोलीटर में इतनी क्वांटिटी इनकी 4.2 टू 5.4 मिलियन माइक्रोलीटर मौजूद होते हैं, ठीक है. और सेकंड है डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स.
मेल में इनकी क्या परसेंटेज होती है, 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर, 1 माइक्रोलीटर में मौजूद होते हैं। और 1 माइक्रोलीटर में फ़ीमेल में 4500 से लेकर 11,000 तक WBCs मौजूद होते हैं। जब हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें, प्लेटलेट्स मेल और फीमेल में इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं, 150,000 to 450,000, ठीक है। अब अगर इनको देखा जाए, जो टोटल 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ना, उनमें से 44% तो RBCs ही हैं और बाकी का जो 1% है वो WBCs और प्लेटलेट्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ये तमाम फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी शेप, इनके साइज़ और इनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स को। एरिथ्रोसाइट मैंने बताया 44% ब्लड का पार्ट बनाता है। इनकी शेप क्या होती है, बायोकनकेव डिस्क होती हैं, जैसे पहले भी शेप आपने देखी है, इस तरह की इनकी शेप होगी और इनकी जो लेंथ है वो 7.8 माइक्रोमीटर होगी, 7.8 माइक्रोमीटर। और विड्थ में इनकी शेप होगी, इनका साइज़ होगा 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। लेंथ में 7.8 और विड्थ में 2.5। अब इनकी जो हाफ लाइफ है वो 120 डेज़ की है। जैसे कि मैंने पहले भी इसकी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, तो जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका एक लाइफ स्पैन तो होता है ना, उसके ज़िंदा रहने की एक उम्र तो होती है ना, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, इसकी हाफ लाइफ। और इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, 128 डेज़, 120 डेज़। तो जब हम इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करें, इसके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एक छोटा सा जो हिस्सा होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और करते किस तरह, ये एक प्रोटीन के ज़रिए, जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। RBCs के साथ ना एक प्रोटीन बिंड होती है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को ना अपने साथ कैरी करती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। हेमोग्लोबिन में आयरन भी होता है और ये क्या करती है, ये ना ब्लड को, रेड कलर जो होता है ना ब्लड का, वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, वो इम्पार्ट करती है ब्लड को। एक RBC के साथ तकरीबन 280 मिलियन हेमोग्लोबिन अटैच हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे WBCs के बारे में, WBCs और ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स की जो हाफ लाइफ है वो फ्यू डेज़ भी हो सकती है, चंद दिन या चंद घंटे, या ये बहुत साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ना डिफरेंट जर्म्स के साथ फाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो जो WBCs है ना, वो फ़ौरन उनके साथ फाइट करेंगे और उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इन्फेक्शन नहीं हो रही तो ये काफ़ी घंटों तक या सालों तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर अभी वो उनकी फॉर्मेशन हुई है और हमारी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन मौजूद है, तो वो क्या होगा, वो चंद घंटों में इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे और ख़ुद भी वो जो उनकी लाइफ स्पैन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये अमीबॉइड फैशन में मूव करते हैं। कि मूवमेंट क्या है, अमीबॉइड फैशन, वो किस तरह होती है, जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह का इनकी मूवमेंट होती है। और ये आराम से स्क्वीज़ कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं कैपिलरी की वॉल्स में से, ठीक है, इस अपनी मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट हम इनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें। सेलुलर ऑर्गेनेल्स इनके कैसे होते हैं, इनको कंप्लीट सेल कहा जाता है। दे आर कंप्लीट सेल्स। क्यों कहा जाता है इनको कंप्लीट सेल्स, क्योंकि इनके जो सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियर भी मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है और तमाम दूसरे ऑर्गेनेल्स जो है ना वो WBCs में मौजूद होते हैं। ये कंप्लीट सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, मैंने पहले भी बताया कि वो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। क्या करते हैं, प्ले एन एसेंशियल रोल इन इम्यूनिटी। हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है ना, जो इन्फेक्शन से, जरासीमों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत है, ये उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं, हेल्प टू फाइट दी इन्फेक्शंस। अब WBC के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो ये दो तरह के हैं, नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद ना हो और ग्रेन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हों। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में पेयर होते हैं। कुछ WBCs होते हैं जिनको हम ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में स्पोर्स की तरह के ना, बिल्कुल दानों की तरह के ग्रैन्यूल्स अपेयर होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स होते हैं और जिनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स। और जहाँ प्रेजेंट नहीं होते जिनके साइटोप्लाज्म में, वो नॉन ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं। नॉन ग्रैन्यूलोसाइट्स कौन कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और ग्रैन्यूलोसाइट्स कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉन ग्रैन्यूलोसाइट्स फर्स्ट पे हैं लिम्फोसाइट्स, फर्स्ट पे है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, B और T सेल्स मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट्स में। और ये WBC का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 20 to 25%, ठीक है। ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और इन्फेक्शंस को किल करते हैं। अब इनके डायमीटर के बारे में बात करें, जो बहुत स्मॉल साइज़ के लिम्फोसाइट्स होंगे ना, उनका डायमीटर होगा 6 to 9 माइक्रोमीटर। और जो बहुत लार्ज साइज़ के लिम्फोसाइट्स होंगे उनका डायमीटर क्या होगा, 10 to 14 माइक्रोमीटर।
यहाँ पे मैंने इसकी एक शेप बनाई हुई है। सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियस क्या है इसका, राउंड होता है, जैसे बिल्कुल यहाँ पे शेप है ना, इस तरह का राउंड होगा। और साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर सी शेप बना लेगा, जैसे ये इसके साइटोप्लाज्म ने बनाई हुई है ना, येलो कलर में जो नज़र आ रहा है। और इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं एंटीबॉडीज जो रेड कलर की हैं, ठीक है। अब फंक्शंस इनके देख लें। बी सेल्स क्या करता है, ये प्लाज्मा में डेवलप होता है, ठीक है, प्लाज्मा में पैदा होता है और क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं फिर डिफरेंट इन्फेक्शंस के साथ। टी सेल्स क्या करता है, जो न्यू वायरस अटैक द इन्वेडिंग वायरस, जो न्यू वायरस बॉडी में डेवलप हो रहा होता है ना, उसको अटैक करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको अटैक करेगा, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। या अगर किसी किस्म की ट्रांसप्लांटेशन कराई गई है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से कोई वायरस फैल रहा है, तो फ़ौरन से ही उन पर रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। ये भी एग्रेन्युलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स जब ब्लड स्ट्रीम में होंगे तो हम उनको, मतलब कि एग्रेन्युलोसाइट्स हैं तो हम उनको मोनोसाइट्स कब कहेंगे, जब वो ब्लड स्ट्रीम में होंगे, ठीक है। देन वो चले जाएंगे टिश्यूज़ में और स्टोर हो जाएंगे वहाँ पे। जब ये टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएंगे तो हम इनको कहेंगे मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस की अमाउंट टोटल क्या होती है, WBC का कितना परसेंट ये पार्ट होते हैं, 3 to 8%, ठीक है। इसका डायमीटर है 12 to 20 माइक्रोमीटर। जब हम इनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें, इसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो जो इसका न्यूक्लियस है वो किडनी या हॉर्स शू शेप्ड होता है। ये हॉर्स का शू होता है ना, उस शेप का होता है। जैसे यहाँ पे है बिल्कुल किडनी शेप्ड का है, मैंने सेम वैसे ही बनाया हुआ है। साइटोप्लाज्म जो इसका है वो क्या देता है, ब्लू ग्रे फोमी सी अपीयरेंस देता है। जैसे ये ब्लू कलर है ना, और ये देखें इसके जो स्पोर्स से बने हुए हैं, इसी तरह की ब्लू कलर की ये अपीयरेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें। मैक्रोफेजेस करते क्या, मोनोसाइट्स हुए, ठीक है, वो ब्लड स्ट्रीम में है, वो टिश्यू में डिपॉजिट हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। अब जैसे ही कोई इन्फेक्शन, जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होगी, ये फ़ौरन से क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेंगे, जाके क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस पे इफ़ेक्ट करेंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो राइज़ कर देगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ हुआ तो जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जिनकी वजह से मोनोसाइट्स एक्टिव हुए थे वो क्या करेंगी, वो स्टिमुलेट करेंगी प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन्स की। वो ग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करने को ना स्टिमुलेट कर देंगी कि वो प्रोड्यूस होने लग जाए लिवर के ज़रिए, ठीक है। और लिवर क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को इन्हांस कर देगा टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि वो क्या करते हैं, इन्वेडिंग जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, जो मैंने बता दिया था पहले, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद हों, ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद हों, वो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। फर्स्ट पे है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो WBC का 60 to 70% ऑफ पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका डायमीटर क्या है, 10 to 12 माइक्रोमीटर। जब हम इनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें, जो इसका न्यूक्लियस है ना वो 2 to 5 लोब्स का बना होगा। 2 to 5 लोब्स होंगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी क्रोमेटिन के जरिए, थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन के जरिए। यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें, ये लोब्स हैं इसकी न्यूक्लियस की, 1 2 3 4 या 5 भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। और ये जो थिन स्ट्रैंड ऑफ है ये क्या है, ये क्रोमेटिन का है, ठीक है। ये क्रोमेटिन का स्ट्रैंड है, ये इसके साथ अटैच्ड है। और अब जब हम इसके साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें, इसके साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होगा, वेरी फाइन पेल लिलियक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जो ग्रैन्युलोसाइट्स है ना, तो इसके ग्रैन्यूल्स किस तरह के होंगे, पेल कलर के होंगे और लिलियक इसकी शेप होगी, जैसे यहाँ पे मैंने येलो कलर का दिखाया हुआ ना, पेल से कलर का। अब इसका फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, यानी ये किसी प्रोडक्ट को, किसी बैक्टीरिया जो मेनली होगा उसको इनगल्फ कर लेगा और उसको ख़त्म कर देगा। दूसरी बात है, ये बैक्टीरिया को किस तरह किल करेंगे, सेकंड ऑप्शन में लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करेंगे। ये लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करेंगे और लाइसोसोम जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा ये डिफेंसिन प्रोड्यूस करेंगे जो इन्फेक्शन के खिलाफ डिफेंड करेगा हमारी बॉडी को। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। नेक्स्ट है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल हमारे WBC का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 2 to 4% ऑफ ऑल WBC। इनका डायमीटर क्या है, 10 to 12 माइक्रोमीटर। और जब हम इनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें, ज़्यादातर जो ग्रैन्युलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है, जो उनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स है ना, वो सेम ही है। जैसे पिछले में था कि लोब्स हैं और वो थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन से कनेक्टेड है, इसी तरह बस इनके लोब्स के जो है ना अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस की शेप वगैरह तकरीबन एक जैसे। जैसे ये 2 लोब्स हैं और ये एक क्रोमेटिन से अटैच हैं, जैसे पिछले वाले में था।
और जो इसके साइटोप्लाज्म है ना उसके ग्रैन्यूल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे पिछले वाले में लिलिया ग्रैन्यूल्स, इसमें क्या है रेड ऑरेंज ग्रैन्यूल्स हैं, राउंड शेप के हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होंगे जिसके साइटोप्लाज्म को फिल कर देंगे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये एलिमिनेट करता है पैरासाइट्स को। कौन से पैरासाइट्स को, जो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकते। ऐसे पैरासाइट्स जो फैगोसाइटोस नहीं होते, ये उन पैरासाइट्स को मेनली ख़त्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेजोफिल के बारे में। बेजोफिल 0.5 to 1% ऑफ WBC होता है। सबसे कम अमाउंट जो है ना वो बेजोफिल की होती है WBC में। इसका डायमीटर देखेंगे तो 8 to 10 माइक्रोमीटर है। और जब इसका न्यूक्लियस देख लें, इसका टोटल सेल देखें, जब न्यूक्लियस क्या है 2 लोब्स हैं, सेम वही कंडीशन है, 2 लोब्स हैं, क्रोमेटिन से अटैच है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म इसका भी डिफरेंट है। ग्रैन्यूल्स किस तरह के हैं, डीप ब्लू पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं इसके, यहाँ पे आप देख लें। फंक्शन अब इसका क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में किसी किस्म की एलर्जिक रिएक्शन होगा ना, कोई भी एलर्जी बॉडी में डेवलप होगी, तो ये बेजोफिल क्या करेंगे, हेपारिन, हिस्टामिन या सीरोटोनिन को ना लिबरेट करना शुरू कर देंगे, जो जाके उन एलर्जिक रिएक्शन से फाइट कर सकें। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये इनका मेन फंक्शन ना कोएगुलेशन का होता है, ब्लड कोएगुलेशन का। ठीक है, जहाँ पे भी कोई भी इंजरी हो ये ब्लड कोएगुलेट करते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड। पहले ना ये ब्लड स्ट्रीम में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जो इनएक्टिवेटेड है ना, उनकी शेप क्या है, बायोकॉन्केव डिस्कॉइड, वो थोड़े से इस तरह के शेप में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनका साइज़ क्या है 2 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब जो एक्टिवेटेड शेप है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और इनकी एक्टिव होने के बाद जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ओब्लेट स्फेरॉइड्स जैसी। ओब्लेट स्फेरॉइड्स कुछ इस तरह के होते हैं। और इसका सेमी एक्सिस रेशियो अगर हम देखें तो इसका सेमी एक्सिस रेशियो इस तरह से, जो इसका हाफ रेशियो है वो क्या होगा 2 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इनके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें तो उनमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोजन है, मेटाबोलिट्स हैं, इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, कैनालिकुलर सिस्टम है और सबसे बढ़कर जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं। इसमें ग्रैन्यूल्स 3 तरह के मौजूद हैं, डेंस ग्रैन्यूल्स, अल्फा ग्रैन्यूल्स और लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इस डायग्राम को देखें, ये देखें, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 तरह के, ये पिंक ऑरेंज शेप में और जो ये ब्लू शेप में है ना, ये ग्रैन्यूल्स हैं। तीनों तरह के ग्रैन्यूल्स हैं। और ये जो हमारी पिंक ये वाली शेप है, ये किसको शो कर रही है, कैनालिकुलर सिस्टम को। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसके फंक्शंस बाकी चीज़ों से, जो बाकी हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े थे उनसे कुछ ज़्यादा होते हैं। क्या इसके फंक्शन है, टेम्परेरी हेमोस्टेसिस। टेम्परेरी हेमोस्टेसिस क्या है, जैसे हमारी फिंगर पे कट आ गया, वहाँ से ब्लड निकलने लग गया, तो क्या होगा, जो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो फ़ौरन से एक्टिवेट होंगे, उस जगह पे जाके एग्रीगेट करने लग जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे, टिश्यू जो है ना हमारा उसको रिपेयर कर देंगे, तो वहाँ पे दोबारा ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड एक फैक्टर है, इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर। ठीक है, इसकी जो है ना फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स इसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर जो है ना वो ब्लड क्लॉट करता है और जो प्लेटलेट्स हैं वो इसकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोस करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को। कौन से स्मॉल पार्टिकल्स को, कार्बन होता है, वायरस होता है या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, उनको ना फैगोसाइटोस कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। फोर्थ इसका फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स। स्टोरेज कैसे करता है, ट्रांसपोर्ट, जब भी ये जीआईटी से पास करते हैं ना तो जीआईटी से क्या ले लेते हैं, 5-HT एंटागोनिस्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके ये इसको स्टोर करते हैं और जब भी किसी इंजरी की जगह पे इसकी ज़रूरत होती है ना तो देन इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड।